नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये हमारा छठा एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है और इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस पर डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्न विटामिन में से कौन सहायक है। आप जानते हैं कि विटामिन वर्ड का यूज़ सबसे पहली बार किसने किया था? 1911 में 1911 में कैसिमर फंक ने किया था। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। और जो विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब फैट में घुलनशील होते हैं। जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील नहीं है वो फैट में घुलनशील होंगे और जो जल में घुलनशील है वो फैट में घुलनशील नहीं होंगे। तो ये जो कीड़ा है KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जल में घुलनशील नहीं है। बाकी जो बच गए जैसे B है, C है, ठीक है, तो ये सभी क्या है? जल में घुलनशील है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब जो विटामिन बी है वो केवल एक विटामिन नहीं है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें जैसे B1, B2, B3, B5, इस तरीके से बहुत ढेर सारे विटामिन हैं। जैसे कि B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी हो जाता है। और B2 की बात करें तो B2 का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटेथोनिक एसिड, ठीक है, पेंटेथोनिक एसिड। और अगर B6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है। बाल वगैरह इसी की कमी से झड़ते हैं, B7 की कमी से। B9 की बात करें तो B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, HB। हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है B9, ठीक है। इसके बाद अगर विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। विटामिन E की बात करें तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न विटामिन में से कौन सहायक है घाव बनने के लिए। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी के लक्षण क्या है? स्कर्वी के लक्षण जो होते हैं वो हमारे मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में घाव बन जाते हैं। तो याद रखना, विटामिन C न केवल घाव बनने के लिए ज़रूरी होता है बल्कि हमें इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। आज के समय में कोविड-19 के समय में जो विटामिन C की टैबलेट है वो बहुत तेज़ी से मार्केट में बिक रही है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि विटामिन C की कमी से हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो बीमारियों से लड़ने में कमज़ोर हो जाता है। तो विटामिन C का यूज़ आप डेली यूजेज में, जैसे फ्रूट्स हैं जो जिसको हम साइट्रस फ्रूट कहते हैं, संतरा, मौसमी, इन चीज़ों का प्रयोग हमेशा करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, प्रोपेन। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साफ साफ दिख रहा है कि प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2, मीथेन, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है? लोग कहते हैं ना कि चाय पीने से एनर्जी आती है, तब हम बैठ के पढ़ पाते हैं ठीक से। तो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी पाई जाती है? कैफीन। लेकिन याद रखना, आपके शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे बॉडी में जल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देना। मतलब कि जो बॉडी में जल होता है, हम पीने के बाद यूरिन हमें कई घंटे बाद लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये इसका काम क्या होता है वेसोप्रेसिन का? ये इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जल का अवशोषण बढ़ता रहे। अगर ये वेसोप्रेसिन का असर कम हो जाए तो हमें बार बार यूरिन आएगा। जब आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वेसोप्रेसिन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है और आपको बार बार यूरिन आती है। तो चाय वगैरह पीना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, और खाली पेट तो चाय बिल्कुल ही ना पिएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमें हरी घास का रंग दिखाई देता है क्योंकि जो हरी घास होती है उसका रंग हरा दिखाई देता है। इसका क्या रीज़न है? हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, ब्लू चीज़ ब्लू क्यों दिखाई देती है? इसलिए दिखाई देती है कि जो भी वस्तु है, अगर जिस प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करेगी वही वो वस्तु उसी रंग में हमें दिखाई देती है। तो बाकी जो प्रकाश की, आप जानते हैं कि इसमें विजुअल रेज में 7 कलर्स होते हैं, तो 7 में से बाकी को एब्जॉर्ब करके जिस एक को वो रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर दिखाई देगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जो हरी घास है वो हमें हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है? किसी भी वस्तु का अधिकतम मैक्सिमम भार जो होगा वो कहाँ पर होगा? वायु में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती। कई बार आपने प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी देखा होगा कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, नाव से जा रहे होते हैं, तो जो नाव चालक होता है वो आपको कहता है कि इधर उधर बहुत हिलना मत या खड़े मत होना। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि फिजिक्स में संतुलन की जब हम बात करते हैं तो संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र की अवधारणा एक सामने आती है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र वह केंद्र होता है जिस पर किसी वस्तु का समस्त भार निर्भर होता है। जैसे कि एक छड़ है, अगर इस छड़ का समस्त भार कहाँ पर निर्भर होगा? इस छड़ का समस्त भार इसके केंद्र में बीच में निहित होगा। ठीक है, पूरा भार इसी पे डिपेंड होता है। जैसे कि हम जो हमारी बॉडी है उसका समस्त भार कहाँ पर? क्या सर पे होगा? जी नहीं। गुरुत्व केंद्र हमेशा और हमेशा नीचे जाने की कोशिश करता है, मैक्सिमम वो नीचे रहता है। ठीक है, तो हमारे अंगूठे पे कहीं हो सकता है, जहाँ पर उस गुरुत्व केंद्र के सहारे हम सीधे पूरे बॉडी का भार कंट्रोल कर सकते हैं और संतुलन में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, खड़ा हो जाता है नाव पर, तो गुरुत्व केंद्र जो होता है वो ऊपर उठने लगता है, जिससे क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है। इस वजह से जो नाव चालक है वो कहता है कि सभी लोग बैठे रहें ताकि जो नाव का गुरुत्व केंद्र है वो मैक्सिमम नीचे रहे और नाव संतुलन में रहे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, व्यक्ति डर जाएगा और जो तंत्र है वो अस्थिरता का कारण बनेगा। यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है, वो निडर हो। तो यह तंत्र मतलब नाव के गुरुत्व केंद्र को निम्न बनाए रखेगा। जी नहीं, जब व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऊपर उठेगा। यहाँ पर देखें, यह गुरुत्व केंद्र को उच्च बनाए रखेगा जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित होगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा टर्म गलत लिखा है, अस्थिरता कर दीजिए इसको। ठीक है, अस्थिरता, जहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक ऊर्जा है, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप जानते हैं कि जो आपको ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में श्वसन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसको हम अक्षीय श्वसन कहते हैं, और दूसरा होता है अनअक्षीय श्वसन। जो अक्षीय श्वसन होता है वो अक्षीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो अनअक्षीय श्वसन है वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है वो अनअक्षीय श्वसन होता है, और कई बार अनअक्षीय श्वसन की ही वजह से हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। ठीक है, पायरुविक एसिड की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है टीबी, क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो वायरस से नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है। बाकी एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब क्या है? वायरस से होने वाले रोग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था उससे पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, तब भी कंप्यूटर चलता ही था। उपयोगिता सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो क्या आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा? तब भी चलेगा। एंटीवायरस, आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, आप याद रखना मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो एंटीवायरस अगर आपके मोबाइल में नहीं है, लैपटॉप में नहीं है, तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपका कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं करेगा, कोई फंक्शन वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि क्या रीज़न है आखिर? 1 मिनट आप रुक जाना, अभी थोड़ा सा मेरी पूरी बातों को यहाँ पर समझ लेना कि ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आपको आंसर पता होगा, आप आंसर कर देंगे, लेकिन क्या उतनी डिटेल में सच में पता है? तो प्लीज़ आप अभी थोड़ा सा, बस 10 सेकंड का टाइम। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, आप याद रखना। ये है गैस के चूल्हे, इसमें से क्या निकल रही है? लौ निकल रही है आग की। इसको हमने लो फ्लेम पे रखा है और इसको हमने हाई फ्लेम पे रखा है। बताइए किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है? स्वाभाविक सी बात है, जिसमें हाई फ्लेम है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। अब याद रखना, प्रेशर का संबंध कैसे होता है? टेम्परेचर से या क्वथनांक से। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, उबलने वाला पॉइंट बढ़ जाता है। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो अगर आप इसको प्रेशर में रखेंगे तो हो सकता है ये 150 डिग्री पे उबले या 200 डिग्री पे उबले। अब आप बताइए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ज़्यादा एनर्जी है या 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ज़्यादा एनर्जी है? स्वाभाविक सी बात है 200 डिग्री पे, क्योंकि उसमें उबाल जो होगा वो बहुत तेज़ होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए मुझे, जब कुकर को बंद कर दिया जाता है और उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो क्वथनांक क्या होगा? उबलने वाला पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अब जो पानी कुकर के अंदर बंद है, रखा है, वो 100 पे उबलने के बजाय 200 पे उबलेगा या 150 पे, जितना भी उबलेगा। अब क्या होगा? उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो खाना क्या होगा? जल्दी पक जाएगा। अब जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? जो वायुदाब होता है, एयर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मतलब वहाँ खाना जल्दी उबलने तो लगेगा, लेकिन जब जो ऊष्मा निकल रही है उसमें एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है। अगर आप अपने चूल्हे पे लो फ्लेम पे भी चलाएंगे, ठीक है, लो फ्लेम पे भी रखेंगे तब भी पानी उबलेगा, लेकिन उतनी एनर्जी उसमें नहीं रहेगी या उतनी गर्माहट उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए खाना वहाँ पर देर से पकता है। इसी को जब हम कुकर में बंद कर देते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से अब क्या होगा? उसमें ज़्यादा ऊष्मा आएगी, एनर्जी आएगी और खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर देखें कहाँ पर सही है। जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब पकाए जाने वाले भोजन के क्वथनांक को प्रभावित करता है। क्वथनांक को प्रभावित कैसे करता है? वृद्धि करके करता है। कहीं पर है ऑप्शन, कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। आपका आंसर है यहाँ पर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में 2 या अधिक फसल उगाता है तब इसे क्या कहा जाता है? आई होप कि आप सभी लोग गाँव से हैं और आप जानते भी होंगे, और जो लोग शहर से भी हैं उन्हें भी कभी गांव जाने का मौका मिला हो, उन्होंने देखा हो। जैसे कि किसान कई बार एक ही टाइम में अपने खेत में, जैसे कि अरहर की खेती हो रही है, ठीक है, अरहर की खेती तो हो रही है, लेकिन कई बार उस अरहर के बीच बीच में एक जिसको हमारी तरफ चरी बोलते हैं, ठीक है, उसको बो दिया जाता है और उसमें सफ़ेद सफ़ेद बीज होता है। अरहर के खेत में ही 2 फसलें बोई गई हैं। तो कई फसलें ऐसी हैं, कई बार किसान एक ही समय में 2 फसलें उगाता है। ठीक है, तो इस खेती को क्या कहते हैं? हम मिश्रित फसल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू मक्खी निम्न में से किसकी रोग वाहक है? तो घरेलू मक्खी किसकी वाहक है? हैजा रोग की वाहक होती है घरेलू मक्खी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डेंगू या पीत ज्वर है इसके लिए मादा एडिस जिम्मेदार होता है, मलेरिया के लिए मादा एनोफिलीज, और पीत ज्वर यहाँ पर मच्छरों द्वारा। ठीक है, रुधिर में ऑक्सीजन को कौन सी कोशिकाएं ले जाती हैं? तो आप जानते हैं रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन का काम करती हैं कौन सी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है बोन मैरो में। हमारी जो हमारी लंबी अस्थियाँ होती हैं उनकी बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन की परिवहन में आरबीसी जिम्मेदार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीथेन में CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि संयोजकता आखिर क्या होता है। तो मैं बता दूं कि देखिए, जो भी हमारे अभी तक जितने तत्वों की खोज हो चुकी है उसमें से अगर अक्रिय तत्व को छोड़ दे, कुछ अक्रिय गैसें हैं जैसे कि हीलियम, नियान,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनमें हीलियम को छोड़ दें, ठीक है, अक्रिय गैसों में भी हीलियम को अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी तत्व हैं उनमें कोई भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब कि अस्थाई स्थाई वो नहीं होता। कोई भी तत्व स्थाई तब बनता है जब उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई भी तत्व या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो पा लेता है बाहर से, और इसी की प्रक्रिया में यहाँ पर बॉन्ड का डेवलपमेंट होता है, बॉन्ड का विकास होता है, फिर कई तरीके के बॉन्ड बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1। तो इसको निकालने का कई फॉर्मूला होता है, जैसे कि CH4 है तो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की +1 है, तो यहाँ पर +4, और इसका जस्ट अपोजिट -4, ये हो गई कार्बन की संयोजकता, ठीक है। और इस तरीके से जो कार्बन है, कार्बन, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, सपोज क्लोरीन की बात मैं कर रहा हूँ, क्लोरीन की 17, और यहाँ पर अगर 17 को हम इसकी विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 2, 8 और 7 इस तरीके से बनेगा तीनों कक्षाओं में। अब यहाँ पर इसकी जो बाह्य कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, मैंने कहा था कि किसी भी तत्व को स्थायी बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपनी बाह्य कक्षा में स्थिर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये तत्व स्थिर हो जाएगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। और जो संयोजकता वर्ड है वो वैलेंसिया से बना है। वैलेंसिया का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है कि परमाणुओं को के साथ परस्पर संयोजन करने की क्षमता, और इसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो तत्व है वो स्थायी हो जाएगा, और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +1, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्लोरीन की और CH4 में मैंने बताया आपको 4 हो जाएगी, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चैम्बर्स कितने होते हैं? हार्ट, सपोज ये हार्ट है, हालांकि ऐसा होता नहीं, तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, जिसको हम अलिंद और निलय कहते हैं। ये दोनों ऊपर के अलिंद और नीचे के निलय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो ये है शुक्र ग्रह या वीनस, ठीक है। क्योंकि आकार, इसका रीज़न क्या है कहने का? क्योंकि यह शाम को पश्चिम में और सुबह पूर्व में दिखाई पड़ता है, और इसे हम पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट। क्यों? क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग इक्वल है, इसलिए हम इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है? तो 1 GB आप जानते हैं कि ये 1024 MB के बराबर होगा। आज तो डेटा का बहुत यूज़ है, आप मोबाइल में पढ़ रहे होंगे तो बार बार डेटा को भी देख रहे होंगे, कितना ख़त्म हो गया डेटा, ठीक है, या इतने MB बचा हुआ है। तो 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की हमारे शरीर में इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई होता है DNA। DNA ही तय करता है कि आपके बच्चे का जो नाक, कान, आँख वो कैसे होगा, ठीक है। DNA ही आनुवंशिकता की इकाई है। मतलब कि एक जो पति पत्नी है, मतलब माता पिता हैं, उनका जो गुण है, कौन सा गुण? शरीर का गुण, मतलब हाथ, पैर, नाक, कान, आँख बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये डिसाइड करता है DNA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आपका आंसर बी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी? ये था 1.7 लाख करोड़ रुपए का। इसके तहत बहुत ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जो लोग हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए बीमा का प्रावधान किया गया, और बीमा कवर कितना था? 50 लाख का बीमा कवर। 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 माह तक, इसे बढ़ा के नवंबर तक कर दिया गया था, 5 किलोग्राम गेहूं और या चावल और पसंद की 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में दी गई, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर 5 किलोग्राम जो गेहूं आप देख रहे हैं ये पर पर्सन है, ठीक है। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो उन्हें 25 किलो मिलेगा। 20.40 करोड़, मतलब लगभग 21 करोड़ महिला जनधन खातों को
खाताधारकों को अगले 3 माह तक हर माह 500 रुपये दिए जाएंगे, ये मिला भी। और यहाँ पर जो मनरेगा में मजदूरी दर है उसे 182 से बढ़ा के 202 रुपये कर दिया गया। साथ में 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं, गरीब दिव्यांगों को 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई। और पीएम किसान निधि, इसके तहत 2000 रुपये तो दिए ही जा रहे हैं, ठीक है। 6000 रुपये सालाना और 2000 रुपये हर 3 महीने पे दिया जा रहा है, 4 महीने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया कोटा, राजस्थान से। इसमें क्या होगा, ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 29 फरवरी 2020 को। भारत को सुपोषित कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। हालांकि कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए भारत में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, बस समस्या है उसके इम्प्लीमेंटेशन की, उसका क्रियान्वयन सही से नहीं होता। हर योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1000 महिलाओं को 1 महीने की भोजन सामग्री 12 महीने तक फ्री में दी जाएगी, जिसमें चिकित्सकीय परीक्षण भी शामिल होगा। तो अब देखते हैं योजना कितनी सफल होती है, या फिर जो लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हेतु किस महारत्न कंपनी ने CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर कौन सी कंपनी है? NTPC, NEPC लिखा थोड़ा गलत है, NTPC होना चाहिए, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने गुणवत्ता पहले, ठीक है, गुणवत्ता पहले पहल की शुभारंभ किया? तो इसकी शुरुआत की गई भेल के द्वारा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक है बेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला भेल है, BHEL। कितनी महारत्न कंपनियां हैं भारत में? तो भारत में इस समय 10 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 14 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और है, मिनी रत्न। मिनी रत्न में 2 हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ठीक है। याद रखना, ये जो रत्न की कैटेगरीज है, चाहे वो मिनी रत्न हो, चाहे नवरत्न हो, चाहे वो महारत्न हो, ये केवल और केवल सरकारी कंपनियों के लिए है। महारत्न की शुरुआत कब से हुई? 2009 से। और ये जो मिनी रत्न और नवरत्न है, इसकी शुरुआत 1997 से चली आ रही है। फ़ायदा क्या होता है जब किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है? तो वो कंपनी 1000 से 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट सरकार से बगैर पूछे वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे इस पैसे का, ये निर्णय लेने में स्वयं आत्मनिर्भर हो जाती है, ठीक है। किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा है तो वो 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, इसका निर्णय वो खुद कर सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और USA के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इस बार की जो 2+2 वार्ता रही है वो वाशिंगटन DC में आयोजित की गई। 2+2 में कौन कौन शामिल होता है? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नाडा क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। जो भी हमारे एथलीट्स होते हैं, ये देखा जाता है कहीं पर वो कोई ऐसी दवा का तो उपयोग नहीं कर रहे हैं जो प्रतिबंधित है, और उस दवा के माध्यम से उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आती है और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर समानता का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है अगर कोई व्यक्ति जो प्रतिबंधित दवा है उसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो नाडा का काम यही होता है, डोपिंग टेस्ट करना। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यहाँ पर सुनील शेट्टी को, ठीक है। सुनील शेट्टी को नाडा का एम्बेसडर बनाया गया। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को हमने डील किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।